हेलो बच्चों, मैं हिंदी की शिक्षिका रीना इस ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श भाग 1 से पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग साउथ पोल के बारे में पढ़े थे, जो कि पृथ्वी का बहुत ही कठोर स्थल था। उसके नाम से जाना जाता था, यानी कि साउथ पोल बच्चों पृथ्वी का बहुत ही कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध था। उसी के नाम से हम उसको जानते थे। वहां तक हम पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे की पढ़ाई और लेखिका बचेंद्री पाल के साथ एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो लेखिका बचेंद्री पाल की इस कोशिश में हम भी उनका साथ देते हैं। बच्चों, तो हम आगे पढ़ते हैं। अंग दोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे हो जाते थे, इसलिए वो बहुत ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ पोल वापस आ जाना था अथवा उसके प्रयास को छोड़ देना था। बच्चों, बर्फ पर चलने के कारण उनके पांव ठंडे हो जा रहे थे, इसलिए वो रात्रि में यात्रा करना ठीक नहीं समझते थे और जिसके कारण वो उसी दिन वो वापस आ जाना चाहते थे या फिर उस प्रयास को छोड़ देना चाहते थे। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंग दोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। बच्चों, लेखिका जो थी वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहती थी और लेखिका पूछती है कि क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना संभव नहीं था। बच्चों, एक ही दिन में चोटी तक जाना और वापस आना संभव नहीं था, पर लेखिका घबरा नहीं रही थी। वह लगातार कोशिश कर रही थी। अंग दोरजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। बच्चों, इस स्थिति को देखते हुए उनके दूसरे सहपाठी उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। सुबह 6:30 बजे जब अंग दोरजी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के भी ही चढ़ाई शुरू की। अंग दोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं थी। बच्चों, सुबह के 6:20 हो रहे थे और साउथ पोल में वो दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह का समय था बच्चों। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी और ठंड तो थी ही वहां पर। लेखिका क्या करती हैं कि अंग दोरजी के साथ साथ चलने की कोशिश करती है और उनके साथ ही चलती हैं, जिसके चलने में लेखिका को कठिनाई नहीं हो रही थी और वे लोग बिना रस्सी के सहारे ही यात्रा यानी कि चढ़ाई कर रहे थे। जमे हुए बर्फ की सीधी एवं ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फव्वारे का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह से सोच समझकर उठाया। बच्चों, वो बर्फ जो थी वो बहुत ही सख्त थी और साथ में उसकी जो चट्टानें थी वो ढलाऊ थी।
और मानो और शीशे की भांति मानो चमक रही हो, दिख रही थी। ऐसा लग रहा था बच्चों कि मानो शीशे की एक चादर बिछी हो। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। बच्चों, जब वो अपने खेमे में थी तो वहां पे वो सुरक्षित थी, गर्म थी, लेकिन वापस बाहर निकलने पे बहुत ठंड तो थी ही, ठंडी हवा भी चल रही थी, उन्हें ठंड भी महसूस हो रहा था। पर इन सब को छोड़ लेखिका आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और बगैर रस्सी के ही चल रही थी। और वो जमे हुए बर्फ बहुत ही सख्त थे, जिसे वो काटने की कोशिश करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और हर एक खतरनाक स्थलों पर बहुत ही संभल संभल कर धीरे धीरे चलती थी। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। बच्चों, 2 घंटे से कम समय में ही वे शिखर कैंप पर पहुंच गए थे। जब अंगदोरजी पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि उनके पीछे लेखिका बचेंद्री पाल चली आ रही हैं और उनके चेहरे पर बहुत ही उत्साह था। बच्चों, बहुत ही उत्साह के साथ साथ बहुत ही दृढ़तापूर्वक संकल्प के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो आगे बढ़ती जा रही थी। अंगदोरजी पूछते हैं कि क्या आप थक गई हैं? तो लेखिका जवाब देती है कि नहीं। यह सुनकर वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और आनंदित भी होते हैं। खुशी इस बात की होती है कि लेखिका थक तो गई हैं पर वो जाहिर नहीं करती हैं। वो ये दिखाना चाहती हैं कि जब तक हम अपने मंजिल को पा नहीं लेते, हम निराशाजनक महसूस नहीं कर सकते हैं, यानी कि उम्मीद को नहीं छोड़ सकते हैं। और वो कहती है कि अंगदोरजी कहते हैं कि पहले दल ने शिखर पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और हम लोग 2 ही घंटे में इस गति के साथ पहुंच गए हैं। अगर इसी गति के साथ हम लोग चलते रहें तो दोपहर 1 बजे तक आसानी से पहुंच जाएंगे। बच्चों, आप देख रहे हैं कैसे कैसे वो यात्रा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उस तरह से बच्चों, जब ये आराम कर रहे थे तब पीछे के दल धीरे धीरे उसी स्थान पर पहुंच जाता है और उनके पास एक रस्सी होती है। वो रस्सी लेखिका लेती हैं और अंगदोरजी और लेखिका उसी रस्सी के सहारे आगे बढ़ते हैं। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन की प्रति मीटर की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। बच्चों, जैसे जैसे लेखिका आगे बढ़ रही थी और जैसे जैसे वो अपनी मंजिल तक पहुंच रही थी, उन्हें यह कठिनाई भरा रास्ता भी आसान लगने लगा था और इस तरह से वो आगे बढ़ती हैं। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। बच्चों, दक्षिणी शिखर पर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ से उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम
सीधा नीचे चला गया है। बच्चों, दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बहुत तेज थी और उस गति में ऐसा लग रहा था मानो बर्फ के वो छोटे छोटे भुरभुरे टुकड़े वो ऊपर हवा में तैर रहे हो, उड़ रहे हो। यह दृश्य देखकर सब लोग आश्चर्य हो रहे थे। कई बार तो ऐसा लगता था ऊपर से देखने में कि नीचे एकदम सपाट सी ढलान सी जगह दिखाई दे रही है। बच्चों, मानो ऊपर से अगर किसी कारणवश अगर किसी का पैर फिसलता तो नीचे आने पर वो शायद जिंदा भी नहीं बचते। इस तरह से वो रास्ता दिखाई दे रहा था। मेरी सांस मानो रुक गई थी। इस दृश्य को देखकर बच्चों किसी की भी सांसें रुक जाएगी। मेरी सांसें मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। इस कोशिश में कब बचेंद्री पाल, कब लेखिका अपने मंजिल पर पहुंच गई उन्हें पता ही नहीं चला। और जब वो पहुंची तब उन्हें एहसास हुआ और ये कहना चाह रही हैं कि जब वो पहुंची तब उन्हें लगा कि वो अपने मंजिल तक पहुंच गई हैं। और वो कह रही हैं कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला हूं। यानी कि 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर, कितने बजे बच्चों? 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा झंडा लहरा रहा था और लेखिका उस पर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। बच्चों, वो भारत की प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। बच्चों, ऊपर वो पहाड़ ऐसा था कि वहां पर दो व्यक्ति खड़ा हो सके ऐसी कोई जगह नहीं थी। चारों तरफ हजारों मीटर की लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। बच्चों, ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा था कि अगर मानो वहां से कोई गिरता तो उसके छोटे छोटे टुकड़े भी दिखाई नहीं देते। और ऐसा वह रास्ता था। पर लेखिका बचेंद्री पाल के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान के सिवा कुछ भी नहीं था। हमने हमारे बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। किसी तरह से बच्चों वो वहां पर खुदाई करके वो वहां पर अपने को खड़े होने के लिए जगह बनाती है। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज को चुंबन लिया। बच्चों, वो वहां पर पहुंच के उस सागर के माथे को वो क्या करती है? चूमती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मंजिल पर पहुंच चुकी थी, एवरेस्ट के ऊपर की चोटी पर पहुंच चुकी थी और उसे वो जाकर वहां पर सलाम करती है, उसके ताज को चूमती है। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने हाथ लाए लाल कपड़े में लपेट छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। बच्चों, वो कह रही हैं शिखर ऊपर, एवरेस्ट के ऊपरी शिखर पर वो क्या किए? बैठकर वो दुर्गा माँ का चित्र निकालती है और हनुमान चालीसा पढ़ती हैं। और वहीं पर वो क्या करती हैं? लाल रंग के कपड़ों में खुदाई करके बर्फ के टुकड़ों की खुदाई करके वहीं पर वो लाल कपड़े में उस दुर्गा माँ की तस्वीर को, चित्र को और हनुमान चालीसा को वहीं पर दबा देती हैं। आनंद की इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। बच्चों, वो ऊपर जाकर वो अपनी सफलता पर भगवान को, ईश्वर को और इसके साथ साथ अपने माता पिता को याद करती, यानी कि अपनी सफलता पर अपने ईश्वर को, अपने भगवान को और साथ साथ अपने माता पिता को याद करती है कि कहीं ना कहीं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं सफल हुई हूँ। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नीता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी।
अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। बच्चों, इसके बाद वो क्या करती हैं, अंगदोर जी के सामने नतमस्तक होती हैं, बहुत ही आदर भाव से, बहुत ही श्रद्धा भाव से उनके आगे अपने मस्तिष्क को झुकाती हैं। कहीं न कहीं वो कहती हैं कि अंगदोर जी के सपोर्ट से ही, यानी कि उनके प्रोत्साहन से ही मैं कहीं न कहीं चढ़ पाई हूँ। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बच्चों, वो अंगदोर जी उन्हें गले से लगा लेते हैं, क्योंकि ये लेखिका का ही प्रयास था बच्चों। वो कभी न थकती थी न रुकती थी और साथ साथ दूसरों की सेवा करते हुए आगे बढ़ रही थी। यह सब देखकर अंगदोर जी उन्हें गले से लगा लेते हैं, बहुत ही प्रसन्नता के साथ उन्हें गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि दीदी ये सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है, इसलिए मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर अपनी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम मेरे संसार में वापस जाओगी, जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। इस तरह से कर्नल खुल्लर बच्चों, जब उन्हें सूचना मिलता है कि लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुकी हैं, वहां पे अपने वो झंडे को फहरा रही हैं, तब वो कर्नल खुल्लर उन्हें वॉकी टॉकी द्वारा बात करते हैं और वो कहते हैं कि इसकी सूचना मैं तुम्हारे माता पिता को दूंगा और उन्हें धन्यवाद कहूँगा, जिसने ऐसी नेक दिल और इतने नेक दिल और इतने हौसला बुलंद कन्या को जन्म दिया। उसे वो बारंबार प्रणाम करना चाहते हैं। उनके बारे में वो बताना चाहते थे कि किस तरह से लेखिका बचेंद्री पाल आज वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर वो अपने झंडे को लहरा रही हैं। बच्चों, ये भारत की प्रथम महिला थी और देश को गौरव दिलाने वाली बचेंद्री पाल लाख कोशिश करते हुए वो अपने मंजिल पर पहुंच जाती है। बच्चों, अब बारी है प्रश्न अभ्यास का। ये आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। मौखिक प्रश्न जो कि मुख से बोले जाते हैं, तो देखते हैं बच्चों मौखिक प्रश्न। अब आप चाहे तो इसे अपनी पाठ्य पुस्तिका में कर भी सकते हैं। यहाँ बच्चों देख रहे हैं प्रश्न अभ्यास में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में देना है। तो आप देख रहे हैं कि अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। अभी बच्चों ये आपकी यात्रा खत्म हो चुकी है, यानी कि बचेंद्री पाल का ये पाठ खत्म हो चुका है। अभी अब ये बचा हुआ है आपका प्रश्न अभ्यास, जो बहुत ही जो बच्चे ये मौखिक प्रश्न है, इसे आप लिखित में बदल कर करेंगे, यानी कि इन प्रश्नों को आप लिखित रूप देंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में, उसे अभ्यास पुस्तिका में आप इसे करेंगे। और आगे के प्रश्न उत्तर को मैं अगली कक्षा में मैं समझाऊंगी और साथ ही में जितने भी शब्दार्थ होंगे, कठिन शब्द होंगे, उन्हें तो मैं बताती आई हूँ बच्चों, लेकिन आपको लिखवा भी दूंगी ताकि आपको कोई भी समस्या न हो। इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे, कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और शब्द और उनके कठिन शब्द और उनके अर्थ को भी जानेंगे। ये जो भी प्रश्न है बच्चों, इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और आगे की कक्षा में और हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, उत्तर को बताएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।